हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग यूपीएचजेएस प्री का 2018 का पार्ट 1 पेपर कर रहे हैं। आज हम लोगों का दूसरा दिन है, डे 2 है। डे 1 पे हम आपको 21 क्वेश्चन इस पेपर के करा चुके हैं। 21 क्वेश्चंस हो चुके हैं हम लोगों के। आज 22वें प्रश्न से शुरू करेंगे। अनुमानित 20 क्वेश्चन हम लोग पर डे डिस्कस कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन का आंसर सहित हम जब व्याख्या कर रहे हैं तो ये मान के चलिए 80 से लेकर 100 पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए पर डे। कम से कम 80 तथ्य क्लियर हो रहे हैं या मैक्सिमम 100, तो मतलब 80 से लेकर 100 तथ्य आप तक पहुंच रहे हैं पर डे। इसीलिए ध्यान से आप इस चीज़ को समझिए। प्रश्न दे रहे हैं, फिर प्रश्न के बाद हम हैंड रिटन व्याख्या करके दे रहे हैं। इस तरह से हैंड रिटन ये व्याख्या हमने लगाई हुई है। ये जो प्रश्न नंबर 21 है, इसका उत्तर हम आपको पिछले वीडियो में दे चुके हैं। जो प्रश्न संख्या 22 है उसको आप समझ लें क्या है। और ये हिंदी में और इंग्लिश में बाईलिंगुअल है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बाईलिंगुअल है। मतलब पेपर चूँकि बाईलिंगुअल आता है, ओरिजिनल पेपर जो 2018 में आया था यूपीएचजेएस प्री में, वो हम आपको ये दे रहे हैं। और इसीलिए ये दोनों लोग, आप चाहे चाहे हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहे हों या इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हों, दोनों ही मीडियम की तैयारी के लिए हमारा क्लास पर्याप्त है। प्रश्न क्या है देखें। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रही है। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम के किस प्रावधान के तहत किसी गांव में अधिसूचना जारी करके चकबंदी का संचालन पूरा किया जा सकता है। तो प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यूपीएचजेएस का प्रश्न इतना आसान नहीं होता है कि आप सरसरी नज़र में समझ जाएं। कंसोलिडेशन ऑपरेशन इन ए विलेज क्लोज विद द इंश्योरेंस ऑफ नोटिफिकेशन अंडर विच प्रोविजन ऑफ यूपी कंसोलिडेशन ऑन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1963 पूछा है। अधिसूचना चकबंदी का जो चकबंदी की अधिसूचना दी जाती है चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत, वो उसका संचालन कब पूरा हो जाता है। पता होना चाहिए आपको। धारा 48, 52, 53 या 54। तो साफ साफ धारा 52 में लिखा हुआ है चकबंदी अधिनियम की कि धारा 52 के अनुसार चकबंदी संचालन पूरा हो जाता है। और यहाँ पर और धाराएं जो दी गई हैं, जैसे धारा 48 है, ये पुनरीक्षण से संबंधित धारा है कि पुनरीक्षण करने का अधिकार किस धारा में है, तो आप बताएंगे धारा 48 में है। धारा 53 यहाँ पर बताई गई है। धारा 53 खातेदारों के मध्य चकों का पारस्परिक विनिमय से संबंधित है। जो खातेदार होते हैं वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं अपने चकों को, ये बताया गया धारा 53 में। धारा 54 क्या कहती है कि चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति है धारा 54 के अंतर्गत। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट है। धारा 52 ये कहती है, ये धारा 52 क्या कहलाती है कि जब चकबंदी क्रियाएं पूरी हो जाती हैं तो धारा 52 के अंतर्गत चकबंदी क्षेत्र जो है उसमें यह अधिसूचना जारी कर दी जाती है कि अब ये क्षेत्र चकबंदी के अंतर्गत नहीं रह गया है। तो धारा बहुत वेल नोन धारा है, धारा 52। अब यहाँ पर आपका 22 प्रश्न का उत्तर हो गया। ये उत्तर हालांकि आपके जो डे 1 का हैंड रिटन नोट्स हमने आपको दिए हुए हैं, उस डे 1 के पेज नंबर 2 पर, मतलब हैंड रिटन नोट्स का पेज 2 है, वहाँ पर ये उत्तर लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन के साथ। हम प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक्सप्लेन करके दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। मतलब हर प्रश्न में कम से कम आपके 3-4 पॉइंट क्लियर करा रहे हैं। इसलिए टोटल डिस्क्रिप्शन को ज़रूर ध्यान से देखें। आप अपना भी पेन कॉपी लेके अपने नोट्स बना सकते हैं, वरना जो हम नोट्स आपको बना के दे रहे हैं वो भी नोट्स पर्याप्त हैं आपके लिए। अब आ जाइए आप प्रश्न संख्या 23 पर। चकबंदी के संचालन के प्रारंभ पर बाद में उपशमन के लिए प्रावधान किया गया है। चकबंदी संचालन जो है वो अगर आरंभ हो गया है तो किस धारा के अंतर्गत
उस संचालन का उपशमन होगा। प्रोविज़न फॉर अबेटमेंट ऑफ सूट अपॉन स्टार्ट ऑफ कंसोलिडेशन ऑपरेशन प्रोवाइडेड अंडर। क्या मतलब है ये? चकबंदी के संचालन के प्रारंभ पर वाद में, वाद है या बाद है, बाद में उपशमन के लिए प्रावधान कुछ किस धारा के अंतर्गत आएगा, देख लें इसको। देख रहे होंगे आप, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है ये। चकबंदी के संचालन के आरंभ पर ये वाद है, वाद में उपशमन। वाद होता है जो केस हैं, कार्रवाई हैं, चाहे वो अपील हो, प्रारंभिक कार्रवाई हो, निष्पादन कार्रवाइयाँ हों, तो वो सारी कार्रवाइयाँ उपशमित हो जाती हैं, जबकि धारा 5 के अनुसार, जो चकबंदी अधिनियम है उसकी धारा 5 के अनुसार उद्घोषणा की जाती है कि ये जो क्षेत्र है वो चकबंदी क्रियाओं के अधीन आ गया है। कहने का मतलब है इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? धारा 5। धारा 5 में ही बताया गया है, धारा 5 ही डिटेल्ड हमने पढ़ाई है, मेंस में पढ़ाते हैं, मेंस में पढ़ाई है हमने, कि धारा 4(2) की जो उद्घोषणा है वो धारा 5 में की जाती है, और धारा 5 की जो उपधारा है, उपधारा 2 है, वो ये कहती है कि जो भी चकबंदी क्रिया, जो भी क्षेत्र चकबंदी क्षेत्र में आ गया है, जो भी ज़िला चकबंदी, जो भी हिस्सा चकबंदी में आ गया है, तो वो सारी क्रियाएं जो सिविल न्यायालय में या किसी भी राजस्व न्यायालय में क्रियान्वित हो रही हैं, उन सब कार्रवाइयों का उपशमन हो जाता है। तो ये सारा का सारा डिटेल्ड आप पढ़ते हैं धारा 5 में, ना कि धारा 4 में। ध्यान रखिएगा, इसमें जो और धारा यूज़ की गई है वो 4 क्या है? 4 में क्या बताया जाता है? धारा 4 कहती है चकबंदी के संबंध में प्रख्यापन तथा विज्ञप्ति, जो विज्ञप्ति जारी की जाती है चकबंदी से संबंधित, वो है धारा 4 में। धारा 6 यहाँ पर बताई गई है। धारा 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा 6 समझ लें, हमने अपने नोट्स में लिख के दे दी है आपको। धारा 6 में धारा 4 के अंतर्गत प्रचारित विज्ञप्ति का रद्द करना है। जो आप धारा 4 के अंतर्गत विज्ञप्ति प्रचारित करते हैं उसको रद्द करते हैं आप धारा 6 में। मतलब धारा 4 में चकबंदी से संबंधित विज्ञप्ति जारी की जाती है, 5 में सब बताया जाता है उस विज्ञप्ति का क्या परिणाम होगा, कौन सी कार्रवाइयाँ उपशमित होंगी, ये बताया जाता है धारा 5 की धारा 2 में। और धारा 6 में ये जो आपने विज्ञप्ति जारी की थी उसको रद्द करते हैं आप जाके धारा 6 में। धारा 8 का ये भी बहुत डिटेल्ड हमने अपने नोट्स में पढ़ाई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 8 का मेंस में आती है। धारा 8 का होती है एग्जैक्टली सिद्धांतों का विवरण तैयार करने का प्रावधान है धारा 8 का में। जो सिद्धांत होते हैं चकबंदी क्रियाओं के दौरान, तो उनका जो विवरण तैयार किया जाता है वो किया जाता है धारा 8 का में। तो इस तरह से ये आपकी प्रश्न संख्या 23 पूरी हो गई। अब आ जाइए प्रश्न संख्या, ये हमने सारे नोट्स आपको दिए हुए हैं। देखिए जो धारा 23 हम बता रहे हैं आपको, ये सारी चीज़ें हमने लिख दी हैं। धारा 23 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी इस क्वेश्चन में जितनी धाराएं आई हैं उन सब की डिटेल लिख दी है। फिर भी आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठा करिए, हो सकता है कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आपकी समझ में आ जाए जो हम बोलें तो मगर लिखना भूल जाएं, तो आप अपने आप लिख सकते हैं। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 24 में। चकबंदी निदेशक शक्तियां प्रयोग करता है, क्या है ये समझ लें आप। जो डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन एक्सरसाइज पावर्स ऑफ, कहने का मतलब है चकबंदी अधिकारी जो है, चकबंदी निदेशक है, उसको कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। केवल समीक्षा करने की, समीक्षा कहते हैं रिव्यू को, खाली रिव्यू कर सकता है, या फिर केवल संदर्भ कहते हैं रेफरेंस को, या दोनों रिवीजन एंड रेफरेंस, या पावर ऑफ अपील। कौन सी सब शक्तियां हैं?
तो आप इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर इस प्रश्न से संबंधित बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। पहले जब UPHJS का एग्ज़ाम हुआ था तो हाई कोर्ट ने पहले इसके उत्तर को बी को सही माना था। वो कह रहा था सिर्फ और सिर्फ जो निदेशक है, चकबंदी निदेशक, उसको सिर्फ रेफरेंस का अधिकार है। फिर चूंकि कैंडिडेट से उन्होंने आपत्तियां मांगी, तो आपत्तियों के बाद हाई कोर्ट ने अपना आंसर करेक्ट किया और फिर फाइनली आंसर का ऑप्शन सी सही माना। कहने का मतलब है चकबंदी निदेशक को समीक्षा करने का, मतलब रिव्यू करने का, और रेफरेंस और रिव्यू दोनों का अधिकार है। इस तरह से ऑप्शन आपका सी सही है, अपील का अधिकार नहीं है। ये इसका उत्तर हमने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये उत्तर हमने लिख दिया है। यहाँ पर आप इसको आप भी छोटा बड़ा करके देख सकते हैं। इस तरह से चकबंदी निदेशक को समीक्षा तथा पुनरावलोकन की शक्ति है। देखिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, हालांकि हमें ये लग रहा है ये असुविधा करेगा आप लोगों को, बहुत शॉर्ट में लिख रहे हैं। आगे चल के हम ये नोट्स आपके डिटेल्ड और करने जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है आपको और ज़्यादा डिटेल्ड मैटर दें, प्रश्नों को और साफ साफ लिख के दें, अच्छे से लिख के दें। तो आगे हम ये और इम्प्रूव कर रहे हैं दिन ब दिन आपके लिए। आगे चल के आपको और ज़्यादा डिटेल्ड आंसर देंगे हम। फिर आ जाइए आप प्रश्न संख्या 25 में क्या कह रहा है। पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत अधिशुल्क कार्रवाई होती है। अधिशुल्क कार्रवाई का मतलब समझ रहे होंगे, अधिशुल्क समझ रहे हैं आप, सरचार्ज को कहते हैं अधिशुल्क। सरचार्ज होता है, ये हमने आपको बहुत डिटेल्ड पढ़ाया है। आपको जो धारा 27 है ये पंचायती राज अधिनियम की, उसमें डिटेल्ड पढ़ाया गया है। तो इसमें पूरा हमने बताया है डिटेल, मेंस में भी क्वेश्चन आता है सरचार्ज से संबंधित। तो हिंदी इसकी याद रखिएगा, इसको कहते हैं अधिशुल्क। ठीक, ये अधिशुल्क होता है, सरचार्ज जिसको कहते हैं। तो सरचार्ज किससे वसूला जा सकता है? पहला ऑप्शन है ग्राम विधि के लिए गए ऋण की वसूली हेतु। दूसरा ऑप्शन है ग्राम सभा के लाइसेंस शुल्क बकाया की वसूली हेतु। तीसरा है हाट बाजार एवं मेला से कमाई पर कर की वसूली हेतु। और फिर डी पॉइंट है ग्राम पंचायत या अन्य न्याय पंचायत के धन की क्षतिपूर्ति हेतु। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें बताया गया है धारा 27 पंचायती राज अधिनियम की। ये उत्तर हमने लिखा है आपके लिए। ये प्रश्न संख्या 25 का उत्तर नंबर देखें आप, उत्तर लिखा हुआ है पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 में बताया गया है प्रत्येक प्रधान, उप प्रधान, पंच, सरपंच या संयुक्त समिति या अन्य समिति का सदस्य यथास्थिति ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत की संपत्ति या धन के दुरुपयोग का देनदार है। कहने का मतलब है, ये हम पूरी डिटेल्ड आपको धारा 27 पढ़ाएंगे, जिसमें हम बताएंगे आपको कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरपंच हो, प्रधान हो, उप प्रधान हो, अगर वो किसी भी ग्राम पंचायत की या ग्राम सभा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसके ऊपर क्षतिपूर्ति का दावा किया जाता है, उससे वो क्षतिपूर्ति वसूल की जाती है राजस्व की संपत्ति की वहाँ। इस तरह से ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा, 25 का डी। 26वें प्रश्न पर आ जाइए। विच इज इनकरेक्ट? न्याय पंचायत हैज़ पावर टू, ये 26वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? न्याय पंचायत के पास शक्तियां हैं। किस किस की शक्तियां हैं न्याय पंचायत के पास? पहला पॉइंट बताया गया है दीवानी मुकदमों की सुनवाई की।
फौजदारी मुकदमों की सुनवाई की, वास्तविक कारावास या दंडादेश देने की। चौथा और आखिरी पॉइंट है, इसके अवमानना के लिए दंडित करने की एकल याची को मृत्यु होने पर। तो इसमें से आपको गलत ऑप्शन चूज करना है। निम्नलिखित में कौन सा गलत है? तो न्याय पंचायत की शक्ति किसको नहीं है? बिल्कुल साफ साफ हमने आपको पढ़ाया है, बल्कि कह सकते हैं पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी आपके पास मेंस के नोट्स नहीं हैं। तो जो कैंडिडेट, क्योंकि एचजेएस में बहुत कम टाइम होता है, तो प्री के साथ ही साथ मेंस की भी तैयारी करना शुरू कर दें। तो जो भी लोग सचमुच में इंटरेस्टेड है मेंस देने के लिए या एचजेएस देने के लिए, वो हमारे नंबर 9450770672 पर हमसे कांटेक्ट करें, प्रॉपर सलाह लें। हम उनको प्रॉपर गाइड करेंगे कि किस तरह से वो प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। बेहतर तरीका यही है, प्री मेंस दोनों की तैयारी आप साथ में करें। और जो ये नोट्स पढ़ रहे हैं उसके लिए बेहतर है कि आप पहले डाउनलोड कर लें मैटर, क्योंकि अगर आपके हाथ में ये हार्ड कॉपी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ने में समझने में दिक्कत होगी, प्रॉपर आंसर आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसमें हम लोग किस प्रश्न पे पहुँचे थे? प्रश्न संख्या ये 26 थी, और इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही है, सॉरी ऑप्शन 26 का ऑप्शन सी, इसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया हमने। 26 उत्तर लिखा हुआ है। पंचायती राज अधिनियम की धारा 54 के अनुसार कोई न्याय पंचायत कारावास का मुख्य दंडादेश नहीं दे सकती। तो यही ऑप्शन गलत है। आपसे गलत पूछा गया था कि न्याय पंचायत के पास कौन सी शक्ति नहीं है, तो वास्तविक कारावास का दंडादेश देने की शक्ति जो है पंचायती राज अधिनियम की धारा 54 के अनुसार न्याय पंचायत को नहीं है। फिर आ जाइए आप 27वें प्रश्न पर। क्या कहलाता है? कहता है 27वां प्रश्न, पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12C के तहत निर्वाचन याचिका को जारी रखा जा सकता है। किसके द्वारा? उसके विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा, किसी अन्य हारे हुए उम्मीदवार द्वारा, याची के वसीयतदार द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। तो जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कि जो पंचायती राज अधिनियम की धारा 12C है, इसमें जो निर्वाचन याचिका दी जाती है, पुनरीक्षण से संबंधित ये याचिका होती है, और ये याचिका सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज नियमावली के अनुसार और उसमें दिए गए नियमों के अनुसार ही जारी रखी जा सकती है, और किसी के द्वारा नहीं। तो इसका उत्तर डी सही है, किसी के द्वारा नहीं। 28वां प्रश्न देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कोई व्यक्ति एक ही समय में नहीं हो सकता। तो कोई व्यक्ति एक ही समय में क्या नहीं हो सकता, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन क्या है आपके पास? पहला ऑप्शन है न्याय पंचायत का प्रधान एवं न्याय पंचायत का पंच। दूसरा, प्रधान एवं गांव सभा का सदस्य। आपको ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। एक से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम पंचायत का सदस्य, और चौथी बात, ग्राम पंचायत का सदस्य एवं न्याय पंचायत का सदस्य। तो एक ही समय पर नहीं हो सकता, ना ग्राम पंचायत ना ऑप्शन ए सही है, ना सी सही है, ना डी सही है, मतलब बी सही है। इसको देख लें आप कि कोई भी व्यक्ति जो है एक ही समय पर प्रधान एवं गांव सभा का सदस्य हो सकता है। उत्तर 28 को हमने डिटेल लिख दिया है आपके पास कि पंचायती राज अधिनियम की धारा 11 में कतिपय पदों के एक साथ धारण करने का प्रतिबंध है, किंतु प्रधान एवं ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक गांव का प्रधान एवं गांव सभा का सदस्य एक ही समय पर हो सकता है, बाकी और कोई 2 पद वो एक साथ धारण नहीं करेगा। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 29? उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत के तहत दिए गए
विध्वंस के खिलाफ अपील आदेश के खिलाफ अपील प्रस्तुत की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं नगर नियोजन अधिनियम की जो धारा 27 है वो किसी निर्माण को ध्वस्त करने से संबंधित है और इसका आदेश देता है उपाध्यक्ष। और इस आदेश के विरुद्ध आप अपील कहाँ करते हैं जाके? आप अध्यक्ष के समक्ष करते हैं। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। जो उपाध्यक्ष है उसके आदेश, चूँकि वो विध्वंसीकरण, कहने का मतलब हुआ जो धारा 27 है उसके अंतर्गत उपाध्यक्ष आदेश देता है। किसी भी संरचना को, किसी भी निर्माण को विध्वंस करने का आदेश देने का अधिकार है उपाध्यक्ष को। और अगर उपाध्यक्ष के आदेश से आप खुश नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं? अध्यक्ष के समक्ष 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। धारा 29 प्रश्न संख्या 29 है, इसको हमने अपने उत्तर में डिटेल्ड लिख दिया है। यहाँ पर ये सारे आपके पास उत्तर डिटेल्ड हैं। हैंड रिटन नोट्स में हमने आपको ये उत्तर दिए हुए हैं। यहाँ पर ये पेज आप ज़रूर देख लें ध्यान से। इसमें लिखा है हमने, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन की धारा 27(2) के अनुसार उपधारा 1 के अधीन आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति अध्यक्ष के समक्ष आदेश पारित होने के 30 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकता है। अगर आप उपाध्यक्ष के आदेश से खुश नहीं हैं तो आप 30 दिन के अंदर अंदर क्या करिए? उपाध्यक्ष के आदेश से अगर खुश नहीं है तो 30 दिन के अंदर अंदर अध्यक्ष के पास आप अपील कर सकते हैं। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 30 पर चले जाइए आप। कहाँ पर है प्रश्न 30? देख लीजिए, चूँकि ये बहुत महीन लिखा हुआ है, चूँकि इसके लिखे हुए को हम बड़ा नहीं कर सकते। ठीक इस तरह से आप जूम कर के आप प्रश्न को पढ़ें। दूसरी बात, इसकी हार्ड कॉपी अपने हाथ में ज़रूर रखें। जब ये मैटर आप चलाएंगे वीडियो, तो इसमें वीडियो में आपके पास मोर लिख के आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये PDF हम लगा रहे हैं आपके हर क्वेश्चन, हर सॉल्यूशन, हर वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये PDF मिलेंगी आपको। पूरी प्रश्न भी मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। उनको आप डाउनलोड करके अपने पास रखिएगा, फिर हमारे वीडियो को देखिएगा, तब आपको सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे। फिर भी कोई डाउट होगा तो अभी हमने आपको नंबर बताया है, हमारे नंबर पर हमसे कांटेक्ट करिएगा और डिस्कस कर सकते हैं आप हमारे साथ। प्रश्न संख्या 30 में देख लीजिए क्या कह रहा है। मास्टर प्लान प्रिपेयर्ड बाय अ डेवलपमेंट अथॉरिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ, किस चीज़ का अप्रूवल होता है? नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए मास्टर प्लान के अनुमोदन वांछित हैं। किसके द्वारा? विधानसभा द्वारा, अध्यक्ष का, राज्य सरकार का, राज्य विधायिका के प्रत्येक सदन द्वारा। देखिए बहुत शॉर्ट में हिंदी मीडियम वालों के लिए प्रश्न को समझना होता है। प्रश्न ही समझ में नहीं आता हम लोगों के HJS में, तो उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर क्या टिक करेंगे? तो प्रश्न ये एग्जैक्टली कह रहा है, देखिए कितने शॉर्ट में पूछ लिया आपसे प्रश्न ये कह रहा है कि मान लीजिए जो मास्टर प्लान है उसमें कुछ संशोधन होना है, तो वो उस संशोधन का अनुमोदन कौन करेगा, उसमें मुहर कौन लगाएगा? तो ये जो अनुमोदन का, संशोधन के अनुमोदन करना होता है वो करती है राज्य सरकार। कहाँ गया प्रश्न? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। विधानसभा नहीं करती, अध्यक्ष नहीं करता, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन लेना होता है। जो आप मास्टर प्लान बनाते हैं उसको राज्य सरकार ही अनुमोदित करती है। इसके उत्तर में हमने लिख दिया है मतलब 30 में, उत्तर नंबर 30 में आप देखेंगे हैंड रिटन नोट्स में हमने लिखा हुआ है, नगर नियोजन अधिनियम की धारा 10 के अनुसार विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए मास्टर प्लान का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन वांछित है। कहने का मतलब है जो प्राधिकरण अपना एक मास्टर प्लान का जो पैरामीटर बनाता है उसको अनुमोदित करती है राज्य सरकार। फिर आ जाइए आप प्रश्न संख्या 31 पर। सीमा के अभिभाग
न किए जाने का समझौता है। एन एग्रीमेंट बाई अ डेबिटर नॉट टू रेज द प्ली ऑफ लिमिटेशन इज। अब इसको देखिए, प्रश्न समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है आप लोगों को कि प्रश्न, इसीलिए हम ओरिजिनल प्रश्न आपको दे रहे हैं। आपको जहाँ पर भी आप आंसर पाते हैं, प्रश्न पाते हैं, जैसे किसी किताब को आप लाएंगे, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की किताब लेके आते हैं, तो उसमें प्रश्नों को और सरल करके दे दिया जाता है, जिससे आप प्रश्न आराम से समझ जाते हैं। हम आपको इसलिए तैयार कर रहे हैं पेपर, ओरिजिनल पेपर इसलिए दे रहे हैं कि ओरिजिनल पेपर में आपको समझाने के लिए कुछ नहीं होगा, वो पेपर आपको अपने आप समझना है। अब देखिए, सिर्फ आपसे ये पूछ लिया कि परसीमा के अभिवाक न किए जाने का समझौता है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि आप कोई समझौता कर रहे हैं जो परसीमा के बाद कर रहे हैं, तो ये समझौता वैध है या नहीं है, ये आपको समझना है। वैध एवं बाध्यकारी है, प्रभावहीन है, गैर कानूनी है, लेनदार और विक्रय पर शून्य करणीय है, तो ये आज का उत्तर आपको देना है। तो सीधी सी बात है, परसीमा के बाद अगर आप अभिभाग करने का समझौता कर रहे हैं तो ये क्या है, प्रभावहीन समझौता है। इसलिए आप ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। परसीमा के ना ही वैध एवं बाध्यकारी नहीं हो सकता, गैर कानूनी भी नहीं कह सकते, और किसी लेनदार के विकल्प पर शून्यकरणीय भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये समझौता जो आप परसीमा काल के निकलने के बाद कर रहे हैं, तो ये समझौता आपका प्रभावहीन है। यह आपकी प्रश्न संख्या 31 हो गई। प्रश्न संख्या 32 क्या कहती है, कोई अनुबंध उन्मोचित नहीं माना जाएगा। कोई अनुबंध उन्मोचित नहीं माना जाता। अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट स्टैंड डिस्चार्ज्ड। कब उन्मोचित नहीं माना जाता, पालन से, संविदा भंग से, पालन की असंभवता से, पालन में देरी मात्र से। देखिए, प्रश्नों को समझिए आप, कितने टिपिकल प्रश्न आपको लग रहे होंगे, मगर आप एक बार जो है, अब उत्तर 32 को हमने अपने शॉर्ट नोट लिखे हैं रिटेन, उसमें लिख दिया है संविदा का उन्मोचन एग्जैक्टली 4 तरीके से होता है। पहला, संविदा का उन्मोचन कैसे होता है, संविदा के पालन द्वारा। दूसरा, संविदा का पालन अगर असंभव होने के कारण, जो कि धारा 56 में बताया गया कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम की। तीसरा, अनुबंध या करार द्वारा आप करार कर लें कि संविदा से आपको उन्मोचित कर दिया जा रहा, तो उन्मोचन हो जाएगा। चौथी और आखिरी बात, संविदा के भंग द्वारा। तो संविदा में जो आप कर रहे हैं उससे उन्मोचित आप कैसे कर सकते हैं, या तो पालन करें संविदा को, या संविदा भंग हो जाए, या संविदा का पालन करना असंभव हो जाए, तो इस तरह से संविदा का उन्मोचन हो जाएगा, ना कि पालन में देरी मात्र से। तो देरी मात्र से अनुबंध उन्मोचित नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। फिर आ जाइए आप, चैरिटी में योगदान करने का वचन है। चैरिटी में अगर आप कुछ धन देना चाह रहे हैं, कुछ वचन दिया है आपने चैरिटी के लिए, तो होता क्या है, ये हमने प्रश्न संख्या 33 में लिख दिया है। आपको हम पढ़ाएंगे, संविदा विधि की धारा 25 है, उसमें बताया गया है बिना प्रतिफल के आप जितने भी करार करते हैं वो कुछ 3 अपवादों को छोड़कर सारे करार शून्य होते हैं। तो चैरिटी में अगर आप पैसा दे रहे हैं तो इसमें आपका कोई प्रतिफल नहीं है, इसलिए चैरिटी में योगदान करने का अगर वचन दे रहे हैं तो वो आपका शून्य समझौता है। ठीक, कौन सा, ऑप्शन बी सही है, शून्य समझौता, क्योंकि वचन है तो वचन से क्या होगा, वाइड एग्रीमेंट कहलाएगा, ना कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए कितने क्लोज रिलेशन वो हैं ये ऑप्शंस, शून्य संविदा, शून्य समझौता, शून्य करणीय संविदा, वैध समझौता। तो सबसे पहली बात है, चैरिटी में जो आप योगदान करते हैं वो अगर वचन है तो वो शून्य वचन है। शून्य वचन होने की वजह से वाइड एग्रीमेंट है आपका, ना कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर प्रश्न में संविदा आ जाए तो आप कहेंगे शून्य संविदा है। प्रश्न संख्या 34 देख लें आप। 34 प्रश्न संख्या क्या कह रही है, अ पार्टनरशिप फर्म इज अ लीगल
entity like a company, the statement is। कथन, ये कथन कि एक भागीदारी फर्म एक विधिक इकाई है, एक कंपनी की भांति है, क्या यह कथन सत्य है? आपको बताना है ट्रू है, फॉल्स है, पार्शियली ट्रू है या नन ऑफ दी अबव। तो ये कथन सही नहीं हो सकता, गलत है। क्यों गलत है? ये हमने उत्तर में लिखा है, आपके बता दिया आपको। उत्तर इसका ये है, चूंकि भागीदारी फर्म जो होती है इसका पंजीकरण कराना ऐच्छिक होता है। ऐच्छिक मतलब आपके विल पर है, आप चाहें तो फर्म का पंजीकरण कराएं, उसको रजिस्टर कराएं, चाहें तो ना कराएं। जबकि विधिक इकाई जो होती है, विधिक कंपनी जो होती है, वो पंजीकृत होना ही चाहिए। ठीक, एक कंपनी की तो कहने का मतलब है जो भागीदारी फर्म है वो एक कंपनी की तरह नहीं होती है, इसलिए ये कथन आपका गलत है, असत्य है। और 36 का ऑप्शन बी सही है। सॉरी 36 नहीं, प्रश्न संख्या 34 पढ़ रहे थे हम। 34 का ऑप्शन बी सही है। ठीक, क्योंकि ये कंपनी की भांति नहीं होती फर्म। कंपनी का आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना होता है। फर्म का आप चाहे कराएं चाहे ना कराएं, ये आपकी इच्छा पर आधारित है। अब आ जाइए आप प्रश्न संख्या 35 पर। क्या करिए प्रश्न संख्या 35। फर्म के कृत्य के लिए भागीदारों का दायित्व संयुक्त है, पृथक पृथक है, संयुक्त व पृथक पृथक है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फर्म के प्रति जो भागीदारों का दायित्व होता है वो संयुक्त भी होता है और पृथक पृथक भी होता है। ये कहाँ बताया गया है? ये हमने आपको अपने उत्तर में लिख के दिखा दिया है कि जो उत्तर नंबर 35 में हमने लिख दिया है, धारा 25 है भागीदारी अधिनियम की। इसमें बताया गया है साफ साफ कि फर्मों के लिए जो भागीदार हैं उनका दायित्व संयुक्तता भी होता है और पृथकता भी होता है। संयुक्त रूप से भी वो दायी हैं और पृथक रूप से भी वो दायी हैं। फिर प्रश्न संख्या 36 पर आ जाइए आप। कथन क्या है? एक निगम भागीदारी की संविदा कर सकता है और एक फर्म का भागीदार बन सकता है। प्रश्न ये है, क्या निगम भागीदार हो सकता है, भागीदारी की संविदा कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है, सही है ये कथन। तो निगम को हमने उत्तर में लिख दिया आपने कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था। उसने अपने निर्णय में कहा था कि निगम जो है एक भागीदारी की संविदा कर सकता है। तो कहने का मतलब है निगम भागीदारी की संविदा कर सकता है। ये एक सही कथन है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। प्रश्न संख्या 37 पर आ जाइए आप। कितने वर्षों की निरंतर अवधि तक पूर्ण रूप से प्रयोग न किए जाने पर कोई निरंतर सुविधा अधिकार समाप्त हो जाता है? तो ये एग्जैक्टली भारतीय सुखाचार अधिनियम की धारा 47 से संबंधित प्रश्न है। भारतीय सुखाचार अधिनियम की धारा 47 में साफ साफ कहा गया है कि अगर आप किसी भी संपत्ति को, किसी भी प्रॉपर्टी को अगर 20 वर्ष की अटूट अवधि, मतलब लगातार 20 साल तक अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उस पर से आपका जो सुखाचार है, सुविधा अधिकार है, सुखाचार है, सुखाधिकार है, वो आपका समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन इसका सी सही है। 20 वर्ष तक की लगातार अवधि तक अगर आप किसी संपत्ति को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो सुखाचार आपका वहाँ से समाप्त हो जाएगा। फिर आप आ जाइए, ये प्रश्न संख्या लास्ट है आपकी 38, और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत आता है, लगभग आपको हर पेपर में मिलेगा। HJS के भी लगभग हर ऑल्टरनेट पेपर में या हर पेपर में आपको मिलता है। रेस इप्सा लोक्यूटर, the rules of res ipsa loquitur is related to the test of। res ipsa loquitur का नियम किसके परीक्षण से संबंधित है? तो होता क्या है, रेस इप्सा लोक्यूटर का मतलब क्या है पहले तो समझ लें। ये एग्जैक्टली एक साक्ष्य अधिनियम का या अपकृत विधि से संबंधित मामला है, जिसमें जो कहता है कि परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं, थिंग्स स्पीक इटसेल्फ।
परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं। जब कहीं मामला अगर साक्षी नहीं मिलते हैं, साक्ष्यों के आधार पर अगर मामला डिसाइड नहीं हो पाता है, तो हम लोग मामले को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर डिसाइड करते हैं। और उसमें ये रूल रेस इप्सा लोक्यूटर बहुत काम आता है। ये एग्जैक्टली इसलिए काम आता है कि परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं। इसका एक और भी ऑप्शन पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, तो ये उपेक्षा, मतलब होता है कि जो आदमी अपराध करने आया है तो वो कहीं ना कुछ लापरवाही ज़रूर करेगा, और जैसे ही वो लापरवाही करेगा, उसकी लापरवाही से हम, उसकी उपेक्षा से, उसकी लापरवाही से हम उन साक्ष्यों की कड़ी एक तैयार कर पाएंगे कि उसको हम पकड़ने में सक्षम हो पाएंगे और अपराधी पकड़ा जाता है। तो कहने का मतलब है रेस इप्सा लोक्यूटर का मतलब पूछा जाता है क्या होता है, तो इसका मतलब होता है, अभी बताया हमने आपको, थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, परिस्थितियां अपने आप बोलती हैं। ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये उपेक्षा पर आधारित है, ना कि मानहानि पर, ना ही गलत कारावास पर, ना ही विद्वेषपूर्ण अभियोजन पर। तो ये उपेक्षा पर आधारित एक सिद्धांत है। इसको हम बहुत डिटेल्ड पढ़ाए हैं अपने मेंस के नोट्स में। ये देखिए, हम बार बार मेंस के नोट्स कह रहे हैं। तो जो भी आप लोग HJS की तैयारी कर रहे हैं, सचमुच में तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर हमने जो भी प्रश्न आज आपको पढ़ाए हैं डे 2 में, उन सब के उत्तरों को हमने अपने हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। हर उत्तर को उत्तर वाइज लिखा, नंबर डाल के लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 23 से लेकर प्रश्न संख्या 38 तक हमने एक ही पेज पर लिखे हैं, बहुत छोटा लिखा है। आगे हम प्रयास करेंगे आपको थोड़ा सा ब्रॉड करके, भले ही हमें 2-3 पेपर एक्स्ट्रा लगाना पड़ जाएं। पहले हम सोच रहे थे कि ज़्यादा मैटर आपको ना लिख के दें, शॉर्ट में दे दें, मगर इस तरह से हम सोच रहे हैं कि यहाँ आपका नुकसान होगा। तो भले ही हमें 2-3 पेपर एक्स्ट्रा लगाना पड़े, हम 2-3 पेपर एक्स्ट्रा लगा के आपको हैंड रिटन नोट्स ज़्यादा देंगे, थोड़ा और डिटेल में लिख के देंगे, मैटर थोड़ा बड़ा लिख के देंगे, जिससे आप आराम से समझ सकें। फ़िलहाल आप वीडियो से तो ज़रूर समझ पाएंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आप जब आप ये वीडियो हमारा देखें तो इस PDF हमने ये PDF एक्सप्लेन, जो आपका एक्सप्लेन वीडियो चलाते वक्त मोर लिख के आएगा, मोर को टच करेंगे तो ये एक्सप्लेनेशन बॉक्स में जाके खुलेगा। वहाँ पर एक्सप्लेनेशन में हमने अपने PDF लगा रखे। PDF को डाउनलोड करके पहले आप PDF की हार्ड कॉपी अपने हाथ में रखिए। प्रश्नों को समझने के लिए हार्ड कॉपी होना आपके पास ज़रूरी है। लापरवाही से तैयारी ना करिए और प्रयास करिए कि प्री के साथ साथ मेंस भी पढ़ें। HJS में मेन गलतियां हम लोग ये करते हैं, प्री तो हम लोगों का तैयार होता है, जैसे हमने खुद ही 3 बार मेंस दिया है और कहीं ना कहीं प्रयासरत हैं अभी भी हम आपके साथ। और गलतियां यही हुई हैं कि प्री की तैयारी करते वक्त हम मेंस को ध्यान नहीं देते और उतने कम समय में मेंस तैयार नहीं होता जितना हमें मेंस में तैयारी के लिए टाइम मिलता है। तो आप प्रयास करिए, प्री के साथ साथ मेंस तैयार करिए। कैसे तैयार करेंगे, हमने मेंस के भी नोट्स बना रखे हैं। जो कैंडिडेट्स जुड़ना चाहते हैं, हमारा नंबर 9450770672 94 50 77 0672। इस नंबर पर आप हमें क्या करिए, कांटेक्ट करिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, चाहे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, अपनी डिटेल बता दीजिए या कॉल कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए। तो होगा क्या, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि किस तरह से आप तैयारी करें। कहीं ना कहीं तैयारी की स्ट्रेटजी सही ना होने की वजह से सिलेक्शन नहीं होते हैं, क्योंकि समय बहुत कम होता है हम लोगों के पास। ये पूरा देखिए, आज 5 पेज लगे हुए हैं, 1 पेज से लेकर 5 पेज तक। इसमें आपके 4 पेज PCS वो UPHJS प्री का जो पेपर है 2018 का, वो ओरिजिनल पेपर है, और एक हैंड रिटन नोट्स का पेज नंबर 3 है। ये हमने आपके इस नोट्स के साथ अटैच किया हुआ है। प्रयास करेंगे आज, हालांकि आपके प्रश्न कम है इसलिए हम थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं कि प्री और मेंस की तैयारी साथ में करिए। कैसे करना है, हमारे नंबर पर कांटेक्ट करिए, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। कोई मैटर समझ में ना आ रहा हो तब भी आप हमें मैसेज करिए, और इस तरह से आप प्रश्नों को तैयार करिए। पर डे 20 क्वेश्चन का हमारा लक्ष्य है। कभी 1-2 कम हो सकते हैं, कभी 1-2 ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब 5 दिन में 1 ईयर का पूरा पेपर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और एक
20 प्रश्न का मतलब है कम से कम 80 से लेकर 100 तक आप पॉइंट्स पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, कम से कम पर डे 100 क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 100 क्वेश्चन आप पर डे पढ़ रहे हैं, ना कि आप 20 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 20 हैं मगर आंसर कम से कम 80 या 100 दे रहे हैं हम आपको। तो इस तरह से आप तैयारी करिए। कोई भी असुविधा है हमसे संपर्क करिए। और हाँ, इस मैटर को आप ज़्यादा तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे प्रॉपर नोटिस आपको मिलता रहे। नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे जब हम वीडियो डालें तो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और पहले मैटर को डाउनलोड कर लीजिएगा PDF को, फिर वीडियो देखिएगा, फिर वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आप रिवीजन करते रहिएगा साथ साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें सारे साथियों को, जिससे सबको फ़ायदा हो सके, हमारी मेहनत वसूल हो सके। धन्यवाद।